नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। सीधा हम रुख करेंगे अहम खबर का। देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां पर पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर फेक शेड्यूल वायरल हो रहा है, तो इसको लेकर जानकारी भी मिल रही है और ये फेक शेड्यूल जो जारी किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आयोग ने वायरल हो रहे शेड्यूल को फेक बताया है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जहां पर कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले पर, इस वायरल हो रहे फेक पोस्ट पर, फेक फोटो पर संज्ञान लिया और लोग भी इससे अवेयर रहें, प्रदेश के अधिकारी भी अवेयर रहें, इसलिए इसको फेक बताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फेक फोटो, ये फेक शेड्यूल किसने जारी किया है, कहां से जारी हुआ, मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी। तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है अभी पंचायत चुनाव के शेड्यूल को लेकर, या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, सरकार की तैयारी क्या है, ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट या ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन जारी हो उससे पहले ही ये फेक शेड्यूल किसी ने जारी कर दिया और इस मामले पर संज्ञान भी लिया गया और इसे फेक शेड्यूल बताया गया ताकि प्रदेश के लोग और अधिकारी अवेयर रहें, जागरूक रहें। लेकिन जिसने भी ये शरारत की है उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल तो यही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है पंचायत चुनाव के शेड्यूल को लेकर, लेकिन किसी ने फेक फोटो, फेक शेड्यूल जारी कर दिया है। ये कहां से जारी हुआ, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जा रहा है 12 जनपदों में, हरिद्वार जनपद को छोड़कर। लेकिन जिस तरीके से ये एक फर्जी जो है वो एक शेड्यूल जारी हुआ है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान लिया और निर्वाचन आयोग ने इसका खंडन किया और साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि अभी अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। और अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो आज जो है वो जिले जो उसको जारी करेंगे और उसके बाद कल और परसों जो है वो आपत्तियां जो है आरक्षण पर मांगी जाएंगी। उसके बाद जिलों से फाइनल रिपोर्ट जो है वो पंचायती राज विभाग को सौंपी जाएगी 19 तारीख को, और 19 तारीख को ही पंचायती राज विभाग शासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है वो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को सौंपेगा। और जब उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के पास जो है वो आरक्षण को लेकर जो स्थिति साफ होगी सीट वाइज कि किस सीट पर क्या कुछ आरक्षण निर्धारित शासन के द्वारा किया गया है या जो जिलों से किया गया है, उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है फाइनल तिथियों का ऐलान उसके बाद किया जाएगा। लेकिन जो ये शरारत की गई है इसे साफ तौर से कहते हैं कि पूरी तरीके से ये फेक है और इस पर जो है निर्वाचन आयोग ने ध्यान न देने की बात कही। और निर्वाचन आयोग ने अब इसका किस रूप में संज्ञान लेता है, क्या कोई जो है वो एफआईआर इसको लेकर दर्ज होती है कि फेक न्यूज फैलाई गई है, ये अब देखना होगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत हैरानी की बात है कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, किसी कंक्लूजन पर अभी नहीं पहुंचा गया है पंचायत चुनावों को लेकर, लेकिन उससे पहले ही ये फेक फोटो, फेक शेड्यूल जारी कर दिया गया। ये कहां से जारी हुआ, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी, विपक्ष क्या कह रहा है इसको लेकर? देखिए, इस तरीके के फर्जी आदेश जो है वो कई बार उत्तराखंड में वायरल होते हैं। कई बार छुट्टियों को लेकर भी हमने देखा है जब उत्तराखंड में मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है और
जिलाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से जो है वो छुट्टियां घोषित हो जाती है। उसके बाद खंडन जो है वो जिला प्रशासन को करना पड़ता है कि छुट्टी का आदेश घोषित नहीं किया गया है। तो इस तरीके के वायरल आदेश जो है वो आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेजी से फैलाए जा रहे हैं और उत्तराखंड में कई बार इस तरीके के आदेशों को देखा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाते हैं। लेकिन अगर सभी की प्रतिक्रियाओं की ओर अगर रुझान देखें तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि जब तक निर्वाचन आयोग तिथियों का ऐलान नहीं करता है, क्योंकि बकायदा निर्वाचन आयोग इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं आयोग उससे पहले प्रेस वार्ता बुलाता है, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। तो ये पूरी तरीके से फेक इसी चीज से समझा जा सकता है कि जब तक निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता नहीं करेगा तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है और एक प्रक्रिया हर राज्य में देखने को मिलती है इसी को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है इस फेक शेड्यूल के इतर विपक्ष और सरकार की तैयारी क्या है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सत्ता में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो जनता ने विश्वास उन पर लगातार बनाया हुआ है उसमें पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख है उन पर पार्टी के जो है उम्मीदवार काबिज हों। हालांकि को घेरने की बात कर रहा, ये बात कह रहा है कि इस बार जो है वो पंचायत चुनाव में कांग्रेस जो है वो चुनाव जीतेगी और बीजेपी से बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा। लेकिन जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक कहना जल्दबाजी होगा। नतीजों पर जो है सबको भरोसा करना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां नजर आती हैं वो दोनों राजनीतिक दलों की बेहतर नजर आ रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष बाहुबल की बात करें, अगर इस पर नजर दौड़ाए तो बीजेपी के पास ज्यादा अवसर जो है वो चुनाव जीतने के नजर आ रहे हैं। जी चलिए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होता है, किसका डोमिनेंस दिखाई देता है पंचायत चुनाव में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जो फेक शेड्यूल जारी किया गया है इस पर भरोसा न करें, ये फेक है, आप अवेयर रहें, सावधान रहें। और प्रदेश में पहले भी ऐसा होता रहा है, जब स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान नहीं होता लेकिन इस तरह के फेक फोटोज और फेक वीडियोस वायरल होते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें यूज़र्स को, लोगों को सावधान रहने की भी उतनी ही ज़रूरत है। और चले बढ़ते आगे, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर बैठक से पहले अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर दुख जताया। इस मौके पर उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को दुखदायी बताया, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। इस दौरान सीएम धामी ने घटना में मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह घटना एक हृदय विदारक है। आगे उन्होंने कहा कि आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अहमदाबाद गुजरात में हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आया है। बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कैंची धाम मेले को लेकर चर्चा की। उन्होंने मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर साल कैंची धाम मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। तो बैठक में कैंची धाम मेले को लेकर डिस्कशन की गई है और इस मेले में उचित प्रबंध रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश हाई लेवल मीटिंग में दिए हैं अधिकारियों को, क्योंकि कैंची धाम में हर साल बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसका एक एक रिकॉर्ड कैंची धाम प्रशासन और सरकार के पास भी है और इसलिए उचित प्रबंध रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ चले, अच्छा समन्वय रहे, अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन रहे। इसलिए एक बार फिर से अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैंची धाम मेले में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं उनका ध्यान रखा जाए, अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, किस तरह के दिशा निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं कैंची धाम मेले को लेकर, और कैंची धाम मेले की खासियत क्या है? क्योंकि सीएम धामी का भी ये मानना है कि हर साल कैंची धाम मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन अधिकारियों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, सब कुछ सुचारू रूप से चले, क्या प्लान बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर कैंची धाम की बात करें तो जो 15 में मनाया जाता है और बाबा नीम करौली जो आस्था का प्रतीक है, जिन्होंने कैंची धाम की स्थापना की थी, तो 15 जून का ही वो दिन था जिस दिन उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की थी। इसलिए जो कैंची धाम में आस्था रखते हैं वो बड़ी तादाद में 15 जून को जो है वो कैंची धाम पहुंचकर कैंची धाम के दर्शन करना चाहते हैं और यही वजह है कि हर साल अब जो है वो तादाद जो श्रद्धालुओं की कैंची धाम के प्रति है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और जिस तरीके से चमत्कारिक बाबा के रूप में बाबा नीम करौली को माना जाता है, अब बड़े बड़े जो स्टार हैं वो भी कैंची धाम के प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं और विराट कोहली हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भी कैंची धाम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। और यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटियां जो है वो कैंची धाम के दर्शन करने के लिए समय समय पर पहुंचते हैं। और आज हालात कैंची धाम में ये है कि 15 जून के तो जाम लगता ही है, लेकिन 15 जून के अलावा भी अगर इन दिनों की बात कैंची धाम में करें तो ट्रैफिक काफी जाम हो जा रहा है, काफी श्रद्धालु कैंची धाम में पहुंच रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से बैठक में निर्देश दिए हैं कि कैंची धाम जिस दिन मेला आयोजित होगा उस दिन बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाया जाए और उससे पहले से ही जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की जाए, ताकि जो भी श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना कैंची धाम में ना करना पड़े, क्योंकि माना जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं का जो है वो इस दिन कैंची धाम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट रहे, उचित प्रबंध रहे, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे अधिकारियों के बीच, इन सब चीज़ों को बेहतर करने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि 15 जून की तारीख जब कैंची धाम की स्थापना की गई थी बाबा नीम करौली की तरफ से, और इसलिए जो कैंची धाम में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो 15 जून को हर साल कैंची धाम में जाएं, दर्शन करें
और ये तो रही इस खास दिन की बात, लेकिन अगर आप सामान्य दिनों में देखेंगे तब भी इसी तरह की ही स्थिति देखने को मिलती है। काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होते हैं। वहीं खबर यह भी कि रुड़की के निधि हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोर्ट ने हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ की खबर सुनाई। इस दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी रिहान को उम्र कैद की सजा दी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि ये वही मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, जब एक तरफा प्यार में एक दलित युवती निधि की दिन दिहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली है। वहीं निधि की मां का कहना है कि उन्हें असली सुकून तब मिलेगा जब हैदर अली को फांसी पर लटकते वो देखेंगे। वहीं परिवार ने केस में निःशुल्क पैरवी करने वाले वकील संजीव वर्मा का भी आभार जताया है। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विकास कुमार जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ये पूरा मामला कब सामने आया था पहली दफा, और परिजनों की अब क्या आस है, क्या उम्मीद है? निधि हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की बड़ी एक मिसाल देखने को साफ तौर पर हरिद्वार में मिली है। हरिद्वार की अदालत ने वर्ष 2021 में हुए इस निर्मम हत्या में मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी रिहान को उम्र कैद की सजा दी है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह वही मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, जब एक तरफा प्यार में एक दलित युवती निधि की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन निधि की मां का कहना है कि उन्हें असली सुकून तब मिलेगा जब हैदर अली को फांसी पर लटकते देखे जाएगा। फिलहाल एक नाबालिग आरोपी का मामला अभी अदालत में लंबित है। वहीं परिवार ने केस में निःशुल्क पैरवी करने वाले वकील संजीव वर्मा को आभार भी व्यक्त किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस फैसले से हरिद्वार की जनता को काफी राहत भी मिली है, क्योंकि जिस तरह से 2021 की हम बात करें तो एक दलित जो है एक युवती की जो है रेप कर हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है काफी ये जो बहुचर्चित मामला जो हरिद्वार में मना था, कई संगठन है जो है इसमें कई धरने प्रदर्शन इसमें हुए थे। अगर हम बात करें तो भीम आर्मी ने लगातार इसमें जो है कई घेराव जो है सरकार के किए थे, कई मजिस्ट्रेट कार्यालय के घेराव यहाँ पर किए गए। तो लेकिन अब जिस तरह से जो है पीड़ित को इंसाफ मिला, तो कहीं ना कहीं उनकी मां ने यह भी कहा है कि जब मेरे को इंसाफ जब मिलेगा जब सारे जो दोषी है उनको जो है कोर्ट फांसी की सजा सुनागा। तो कहीं ना कहीं अब इसमें राहत की साफ तौर पर यहाँ पर एक आगंता दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से जो है एक जो है आरोपी को उम्र कैद और जो है दूसरे जो आरोपी है उसको यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई। तो कहीं ना कहीं रात बड़ी खबर हरिद्वार वासियों के लिए, और कहीं ना कहीं जो पीड़िता की मां है वो भी अब जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि अगर इस मामले में जो दोषी है उनको अगर साफ तौर पर सबको फांसी की सजा मिली तो कहीं ना कहीं उनको सुकून यहाँ पर साफ तौर पर मिलता। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी, दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि निधि की माता का कहना है कि जब तक हैदर अली को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक वो इंसाफ के तौर पर इसे नहीं देखेंगे। पर्यटन सीजन से शुरू होने से पहले उत्तराखंड पुलिस ने प्लान तैयार किया है। पुलिस प्लान के तहत जाम की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही वाहनों का जाम को लेकर आईजी गढ़वाल स्तर से समीक्षा भी की जा रही है। वहीं आईजी गढ़वाल ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते उत्तराखंड में अत्यधिक वाहन आ रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल जाम को देखते हुए समीक्षा की जा रही है। वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। तो वहीं बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई है। व्यापारियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे हर साल की तरह
इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं अल्मोड़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 60 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया। इस दौरान टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी, उनकी समस्याओं को सुना। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभियान के दौरान 424 गांव में 6,845 ग्रामीण किसानों से संपर्क किया गया। टीमों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं किसानों की तरफ से किए जा रहे नवाचारों और प्रयोगों की जानकारी भी ली। साठ टीमें हमारी गई हैं और जो 424 विलेज कवर हुए हैं और जो किसान कवर हुए हैं वो 6,845 और टोटल 111 विज़िट हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें थी, जो इसका मुख्य उद्देश्य था अभियान का, वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो, और अगर किसानों ने कोई नवाचार किया है तो उसके बारे में बात करना, उनको मीडिया के थ्रू उसको सबके सामने लाना, और दूसरा जो शोध के लिए आपके उनका क्या फीडबैक है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और जो समस्याएं सब आप जानते हैं, कई जगह खासकर अगर मैं इसको तालाबों और उपराओं के हिसाब से बांटूं तो तालाबों क्षेत्रों में जो सिंचाई जल की समस्या है वो नंबर 1 पे मैं रखूँगा उसको, और जो उपराऊ क्षेत्र हैं उसमें जंगली जानवरों की समस्या नंबर 1 पे है। वहीं भीषण गर्मी के बाद देश भर में कई हिस्सों पर मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी बरसात हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। साथ ही तापमान में आई गिरावट के बाद कटौती भी दर्ज की गई। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया था। वहीं हरिद्वार की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कोनहारी में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं बहादुराबाद के प्रखंड विकास अधिकारी और मनरेगा के अपर सहायक अभियंता खनन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य के लिए न तो कोई निविदा निकाली गई, न ही कोटेशन आमंत्रित की गई, जिससे ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा कार्य संदिग्ध नजर आता है। 27 गांव का आदमी को डेटा हर समय लेकर आना चाहिए था ना आपको। यहाँ से फाइल देखूंगा ना गुरुजी, जाके आपको डेट बता दूंगा। वो इनका वो है कि देखो पता नहीं बनी। एक बार बताओ, 2.5 लाख से नीचे कोटेशन सही बात है भाई, एक प्रोसेस है। वहीं हरिद्वार पुलिस की तरफ से शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने 19 शरारती तत्वों को पकड़ा है। आरोपियों से पुलिस एक्ट के तहत 4750 रुपए वसूले गए। उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई कि अब दोबारा गलती करने पर गिरफ्तारी की जाएगी। आगे उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गंग नहर को पिकनिक स्पॉट न बनाएं, नियमों का पालन करें, साथ ही धार्मिक स्थानों की गरिमा भी बनाए रखें।